हो हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। आंसू खुशी या गम के, आंसू खुशी या गम के होते हैं एक जैसे, आंसू खुशी या गम के होते हैं एक जैसे, उन आंसुओं में कोई पहचान नहीं होती। हेलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं HNY आदर्श क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, आज हम आपकी सेवा में पूरे एक साल 2021 जिस तरह से हमने एकाग्र मन से, दिल से, मन तन से सेवा किया है, और 2021 का ये फाइनल आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन मतलब आज 31 दिसंबर को मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सभी ने हमारे प्यारे बच्चों और हमारे अभिभावक अपने बच्चों के लिए इतना ध्यान रखा, उनके पढ़ाई लिखाई पर इतना रिकवर किया और हमारी सेवा लेने का कृपा प्रदान किए। इन्हीं के साथ पुराने वर्ष का हम भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो 2021 बीता वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे छात्रों के लिए, हमारे अभिभावकों के लिए एक नई खुशी, एक नई उमंग 2022 लेकर आए। वो उसकी कामना हम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपका 2022 2021 से और खूबसूरत बीते, और बेहतर बीते, और आपकी मनोकामना, आपकी मंजिल आपको प्राप्त हो। इन्हीं के साथ रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल जो वीडियो चल रहा है आपके बीच में, जो चैप्टर चल रहा है मेरे भाई, मेरे बच्चे, उसी को लेकर के मैं आपके बीच में आज फिर अगेन इस रेलवे ग्रुप डी का सेकेंड पार्ट, NTPC हो या रेलवे ग्रुप डी का, आज सेकेंड वीडियो आपके बीच में जा रहा है। आप कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे तो, और इस सेवा को बेहतर ढंग से आप मजा लें, उसको पढ़ें, अच्छा ढंग से उसको समझने की कोशिश करें। कलम कापी आप उठा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको जहाँ कहीं भी अगर तकलीफ़ होगी वहाँ आप बिल्कुल उसे समझने और लिखने का, नोट्स करने का काम करेंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं मेरे बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने और आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 1 बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से, और वह क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्या कह रहा है? तो कोशिका शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया? तो हम आपको यह जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन हमारा है वह सेल से है, बायोलॉजी के सेल से है, मतलब कोशिका से है। आज हम कोशिका से ये आपको देने का काम करूँगा कि सेल से कौन सा कैसा प्रश्न उठता है और किस रूप से हमारे एग्जाम में आता है। तो पहला प्रश्न हमारा यह कर रहा है कि कोशिका शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हमारा आंसर होगा क्या? तो आपको आप समझ में आना चाहिए कि कोशिका शब्द को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था मेरे बच्चे? कोशिका शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। वो भी कब? तो 1665 ईस्वी में, और मधुमक्खी के छत्ते को देख करके दिया था। मधुमक्खी के छत्ते के छिद्रों को देखा था सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द को क्या किया था? देने का काम किया था। और वह कोशिका शब्द पहले कोशा शब्द देने का काम किया था, और इसी कोशिका से क्या बन गया था? कोशिका बन गया था। बात हमारी समझ में आई? तो एक कंडीशंस होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा सी। बात हमारी समझ रहे हैं? आप इसको देख लें और क्लियर समझें। जहां आपको तकलीफ होगी कमेंट में करिएगा, हम पढ़ेंगे और उसका हम जवाब देंगे, आपका सहयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो दूसरा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि कौन सी रचना जंतु कोशिका से वनस्पति कोशिका में विभेद करती है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे, ये मान लो हमारा जंतु कोशिका, ठीक है, यह क्या हो गए मेरे बच्चे, जंतु कोशिका, और दूसरा हो गई हमारा वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका अर्थात हमारा पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका जो होता है वो पादप कोशिका से वनस्पति कोशिका से किस स्तर पर यह विभेदित हो जाता है कि हमारे जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में समान स्तर से ज़्यादा कोई अंतर डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि जितना भी जंतु कोशिका में क्रियाएं होती है, अंग पार्ट होते, उतना ही आपको वनस्पति कोशिका में भी होते हैं। लेकिन इसका जो सेंट्रियोल पार्ट है हमारे पादप कोशिका में, ये जा कर के उसको अंतर डिफरेंट करता है, और यह हमारे पादप कोशिका में पाया जाता है, हमारे पादप सेल में पाया जाता है। इसी के चलते अब सेंट्रियोल के चलते इसमें आपको कोशिका भित्ति मौजूद होगी। क्या मौजूद होगा, कोशिका भित्ति मौजूद होगा, उसके बाद लवक मौजूद होगा। इन्हीं सब चलते, इन्हीं सब कारणों से कोशिकांगों के चलते कोशिका, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या होता है, विभेद होता है, अंतर पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा आपके सामने होगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, आप बिल्कुल समझें, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, आपको आवाज़ हमारी डिफरेंट आ रही होगी, लेकिन इससे आप दिक्कत में नहीं आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश आवाज़ निकाल करके आपकी सेवा में लगे रहें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे बच्चे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं हो सकता। अगर कह रहा है कि राइबोसोम ना हो, बात हमारी समझ रहे हैं, राइबोसोम ना हो तो क्या नहीं हो सकता। तो आप जरा गौर करो मेरे बच्चे, ये राइबोसोम है और ये 20 प्रकार का अमीनो एसिड है। बात हमारी समझ रहे हैं, ये 20 प्रकार का क्या है मेरे बच्चे, अमीनो एसिड। अब जब ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड क्या करते हैं कि ये जब राइबोसोम में एंट्री करते हैं, इस तरह राइबोसोम में एंट्री करते हैं, तो कर करके राइबोसोम के अंदर ये क्या करते हैं कि प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ये प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो ज़रा गौर करिएगा, जब प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण होगा, तो प्रोटीन का निर्माण होगा। बात समझ में आई, बात सही है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पेड़ पौधों में किसका निर्माण होता है, तो भोजन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारे प्रोटीन संश्लेषण के फलस्वरूप राइबोसोम के अंदर किसका निर्माण होता है, तब प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे बच्चे, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब गौर करिएगा, तो कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, तो यह क्या कर रहा था, तो प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, और जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है बात हमारी। श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ये दूसरी क्रिया में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसके क्वेश्चन के अनुसार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में कौन सा कार्य नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर बंद कर दे तो हमारे शरीर में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो गौर करिएगा मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। तब माइटोकॉन्ड्रिया अगर ना हो तो क्या होगा, ये गौर करने की चीज़ है। तो क्या हो सकता है, कौन सा कार्य नहीं होगा। तब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, मतलब इसको ऊर्जा का घर कहा जाता है। गौर करिएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का क्या होता है, तो निर्माण होता है। तो गौर करिएगा जरा, ये कह रहा है कि नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होगा, भोजन का अवकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का अवशोषण नहीं होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। भोजन का ऑक्सीकरण कभी हो ही नहीं सकता, ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो सकता। भोजन का ऑक्सीडेशन होगा तभी जा करके हमारे
शरीर के अंदर ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। और ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो कब, जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तब। बात हमारी समझ रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया मेरे बच्चे, तब बी आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा कह रहा है 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में पावर हाउस ऑफ सेल का अर्थात ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है। ये कह रहा है कि कोशिका में पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपके सामने। तो गौर करिएगा, अभी हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये जो O2 होते हैं तो O2 प्रवेश करते हैं, और जब O2 प्रवेश करते हैं तो C6H12O6, मतलब इसका नाम होता है क्या, ग्लूकोज होता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का मेरे बच्चे क्या होता है, पूर्णतः ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्णतः ऑक्सीडेशन होता है। और जब पूर्णतः ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे शरीर के अंदर 36 ATP ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और यही 36 ATP ऊर्जा हमारे शरीर के लिए संपूर्ण ऊर्जा मानी जाती है। तो ये कह रहा है कि कोशिका में पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो ये जहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा का निर्माण होगा मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, उसी को ना हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। जैसे कि हम लोग मान लो बिजली जहाँ से आती है उसको बिजली कॉलोनी के अंतर्गत हम लोग पावर हाउस कहते हैं। बात ना, जहाँ जिस चीज़ का बेहद ढंग से निर्माण होता हो उसको हम लोग हाउस के नाम से ही क्या करते हैं, जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 कह रहा है कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग बायो ऑर्गेनल कौन है। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग बायो ऑर्गेनल कौन है। सबसे बड़ा कोशिकांग तो बहुत सारे हैं, जैसे राइबोसोम है, बात हमारी समझ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है, गुणसूत्र है, ठीक है, लवक है। तो गौर करिएगा जरा, ये जितने भी अन्य और जो कोशिकांग हैं ये सिंगल रूप में सिंगल अंगों में पाए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिड, मतलब ये जो प्लास्टिड होता है वो हमारे पेड़ पौधों के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर यह सभी अंगों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों के क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, तो सभी अंगों में पाया जाता है, सभी अंगों में पाया जाता, चाहे वह जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, फल हो, समस्त अंगों में प्लास्टिड पाया जाता है। इसीलिए यह सबसे बड़ा क्या हो जाता हमारा मतलब कोशिकांग हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा मेरे बच्चे, तो आंसर हमारा होगा सी आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा कोशिकांग। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे। हमारा अगला सवाल होगा 7th, और 7th सवाल है, 7th सवाल कह रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो गौर करिएगा जरा, जैसे हमने बताया आपको अभी कि ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के अंदर एक कोशिका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका के अंदर एक कोशिका द्रव्य है, छोटे छोटे अनेक लाखों करोड़ों असंख्य संख्याओं में मौजूद है। यहाँ पर आपको राइबोसोम है, इसका क्या नाम देते हैं, राइबोसोम नाम देते हैं, राइबोसोम इसे कहते हैं हम लोग उच्चारण के रूप में। अब होता क्या है कि ये जितने भी कोशिका द्रव्य हैं, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में क्या पाया जाता, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है। और अमीनो एसिड को आरएनए जो क्या करता है कि ये पूरे अमीनो एसिड को लेकर के कहाँ पहुँचा देता है, हमारे राइबोसोम में पहुँचाता है। ठीक है, और जब राइबोसोम में ये 20 प्रकार का अमीनो एसिड आता है तो यह आ करके किसका निर्माण करता है, किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है मेरे दोस्त, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जब प्रोटीन का संश्लेषण करता है तब जा करके वहाँ पर क्या करता है, प्रोटीन का बृहत मात्रा में निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। इसी तरह आप सहयोग करें, हम सेवाओं को लेते रहें मेरे दोस्त।
ठीक है। आपकी सेवा हम लोग बृहद गति से आपको हम लोग अभी इसके आने वाले समय में हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज थ्योरी देने वाले हैं। आप बृहद ढंग से आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा 8 कह रहा है मेरे दोस्त, अगला सवाल 8 है, 8 क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है या तो आप पढ़ेंगे ज़रा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या है? प्लांट सेल का। ये क्या कर रहा है मेरे भाई? प्लांट सेल का। ठीक है, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? अगर आपको एनिमल सेल के लिए पूछ दे, एनिमल सेल के लिए पूछ दे कि इसका सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो इसका सबसे बाहरी आवरण होता है मेरे भाई, मेरे बच्चे, कोशिका झिल्ली, जो मुलायम और सॉफ्ट होती है, पतली होती है। लेकिन इसका अगर आपसे पूछा जो सवाल है, अगर उसका पूछे तो आपका जवाब होगा कोशिका भित्ति। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति कड़ी होती है ना, रुखरी होती है और मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है, जो हमारे प्लांट्स के चारों तरफ से आवरण के रूप में घिर करके उसकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो कौन पाया जाएगा यहाँ पे? आंसर हमारा बी। पादप कोशिकाओं में कौन पाया जाता है बाहरी आवरण? तो हमारा कोशिका भित्ति। अगर आपसे कोशिका झिल्ली की बात पूछे तो यह किस में पाया जाता है? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका में। तो आंसर हमारा बी हो गया, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। 9वां सवाल हमारा कहता है क्या है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। गौर करिएगा, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो निश्चित रूप प्रदान करना मतलब क्या? एक निश्चित रूप ऐसा प्रदान कर देना ताकि उसका कहीं इधर उधर ना हो। अगर एक रूप बन गया तो फिर वो विचलित ना हो, फिर वो टूटे ना, फिर वो लचक न जाए, फिर वो सिकुड़ न जाए। एक कंडीशन से यहाँ पर कह रहा है। तो एक निश्चित रूप क्या करता है? जैसे कि हमारा त्वचा है, कोशिका झिल्ली है, तो ये निश्चित रूप आकार प्रदान नहीं करता, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है, लचक सकता है, सिकुड़ सकता है, समाप्त हो सकता है। लेकिन यह क्या कर रहा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो हमारा सीधे आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सेल वाल। यहीं जा करके पादप कोशिकाओं को क्या करता है? काड़ा रूप प्रदान करने का काम करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो कोशिका भित्ति सेल वाल। अगले क्वेश्चन पर हम लोग 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा, 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्त कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। तो हमने बताया था आपको इससे पहले शुरू वाले में कि प्लांट सेल में पहला लवक पाया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? पहला क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। और सेंट्रियोल जो मैंने आपको बताया, ये सेंट्रियोल पाया जाता। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो उसको अलग। और तीसरा चीज़ होता है कोशिका भित्ति। तीसरा क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो गौर करिएगा जरा, अब इन तीनों में से आप इसमें ऑप्शन ढूंढिए कौन है। तो कोशिका भित्ति भी है, राइबोसोम है, लवक है, लाइसोसोम है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो गौर करिएगा, ये दो यहाँ पर कंडीशंस हो जाएगा, एक कोशिका भित्ति भी है और एक लवक भी है। ठीक है, ए एंड हमारा सी आंसर दोनों हो जाएगा मेरे दोस्त। इसके हिसाब से इसमें आपको ऑप्शन थोड़ा ऑल ऑफ दो हम नहीं दे पाए हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये दोनों आंसर हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? ये दोनों आंसर हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन का मतलब हमारे कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन का प्रथम स्थल होता है, जो मुख्य स्थल होता है, जहाँ पर संपूर्ण श्वसन की क्रिया होती है, वह कौन होता है? तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, आपको होना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए कि जो O2 होता है या हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करके
हमारे फेफड़ा में जो O2 होता है वह हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करके हृदय के हमारे बायां आलिंद और बायां नीले से होते हुए सेल के कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहाँ जाता है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में C6H12O6 मतलब इस यहाँ पर श्वसन की संपूर्ण क्रिया होती है। यहाँ पर श्वसन की क्या होती है, संपूर्ण क्रिया होती है। किसके चलते, तो O2 के चलते। O2 यहाँ पर O ऑक्सीकृत होता है, विखंडित होता है और वो ऑक्सीकृत होकर के श्वसन की संपूर्ण क्रिया करवा करके C6H12O6 का ऑक्सीकरण कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भी मिल जाती और श्वसन की संपूर्ण क्रिया भी हो जाती है। और श्वसन की जिस दिन संपूर्ण क्रिया नहीं होगी उस दिन क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर संपूर्ण ऊर्जा का कभी निर्माण हो ही नहीं सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा मेरे बच्चे, तो आंसर होगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रिया श्वसन का सक्रिय जो स्थल होता है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बात हमारी समझ रहे हैं। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे 12 सवाल कह रहा है कि अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट, ये जो अवर्णीय लवक है मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक, अवर्णीय, बात हमारी समझ रहे हैं। ये कह रहा है कि अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णीय मतलब क्या, अ मतलब नहीं, अवर्णीय मतलब रंग, मतलब जहाँ रंग ना हो। बात हमारी समझ रहे हैं, जहाँ रंग ना हो वहाँ पर कौन सा लवक पाया जाएगा। तो रंग कहाँ नहीं होगा, तो रंग उन्हीं जगह पर नहीं होगा मेरे प्यारे जहाँ पर सूर्य नहीं होगा। तो गौर करिएगा, तो सूर्य कहाँ नहीं होगा, तो सूर्य नहीं होगा मिट्टी के अंदर। कहाँ नहीं होगा मेरे भाई, मिट्टी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर। जबकि यहाँ पर अवर्णीय लवक पूछ रहा है तो स्वाभाविक है कि प्लांट्स में पाया जाएगा। तब मिट्टी के अंदर, तब मिट्टी के अंदर क्या नहीं होता, तब मिट्टी के अंदर जड़ नहीं होता, मिट्टी के अंदर भूमिगत ताना नहीं होता। कौन सा ताना, भूमिगत ताना नहीं होता। अब एक कंडीशंस में हमको वहाँ पर देखना है कि कहाँ पर नहीं पाया जाता। तो जड़ों की कोशिकाओं में, तना की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। लेकिन यहाँ पर ताना दिया है लेकिन यह क्लियर नहीं किया है कि वह भूमिगत ताना है कि नहीं है। तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। पत्तियों की कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह पेड़ पौधों के ऊपर में मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा। फूलों की कोशिकाओं में ये भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि फूल आपको ऊपर रहते हैं, बाहर होते हैं। लेकिन जड़ क्या होगा, तो जड़ों की कोशिकाओं में। ये आपको 100% ए आंसर हमारा हो जाएगा। अवर्णीय लवक कहाँ नहीं पाया जाता, तो जड़ों की कोशिकाओं में, क्योंकि जड़ कहाँ होते हैं, मिट्टी के नीचे होते हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप क्यों नहीं, आप हमें महसूस कीजिए। जब महसूस कीजिएगा, अपने शिक्षक का आभास कीजिएगा, तभी हम आप, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सेवा है, हमारे जो लफ्ज़ हैं वो आपको दिलो दिमाग तक छुएगा मेरे भाई, तभी आप समझ पाएंगे। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है मेरा बच्चा। 13 क्या कह रहा है कि यह 13 कह रहा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है। मतलब जो फूल होते हैं, बीज होते हैं, पत्ती होते हैं, तना होते हैं, ये तमाम को जो रंग प्रदान करता है, या हमारे त्वचा होते हैं उनको रंग प्रदान करता है, इन सबको जो रंग प्रदान करेगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा। तो आप उसी को हम देखते हैं। लवक इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लवक हो सकता है। तो हमारे बच्चे यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये जो है ये वर्णीय लवक है। कौन सा लवक है मेरे भाई, वर्णीय लवक। वर्णीय लवक क्या करता है, तो रंग प्रदान करता है। क्या करता है, तो रंग प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि यह पेड़ पौधों के रंगीन भागों में ही क्या करता है, पाया जाता है। किसी भागों में पाया जाता है मेरे भाई, तो पेड़ पौधों के रंगीन भागों में। तो पेड़ पौधों का रंगीन भाग कौन है, तो पेड़ पौधों का रंगीन भाग फूल है, पत्ती है, तना है, बीज है, ये सारे के सारे फल हैं। उन सभी में यह क्या पाया जाएगा, तो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। बात समझ में आई मेरे भाई। अगले सवाल पर हम चलते हैं। सी हमारा आंसर इसका होगा। अगला सवाल होगा 14 सवाल कह रहा है। तब 14 सवाल पर आइए आप क्या समझेंगे।
14 कह रहा है कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोशिका में आत्महत्या की थैली, सोशल पाउच ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये कोशिका के अंदर जो होता है ना, एक लाइसोसोम कोशिकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लाइसोसोम कोशिकांग पाया जाता है। इस लाइसोसोम कोशिकांग के अंदर अनेक कणों के रूप में एक एंजाइम पाए जाते हैं, जिस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक लाइसोसोम के अंदर होते हैं ना एंजाइम, वो उसमें रहते रहते भूखे पड़ जाते हैं। और जब भूखे पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि बार बार लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है ना, उसको प्रेशर देने लगते हैं, दबाव देने लगते हैं। और जैसे ही दबाव देते वक्त या जब हमारा लाइसोसोम की झिल्ली थोड़ी सी भी टूटती है ना मेरे प्यारे, तो अभी क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है अब वो बाहर निकल करके इसमें आ जाते हैं, इसमें मौजूद हो जाते हैं। और जब मौजूद हो जाते हैं तो सबको धीरे धीरे अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं? खा जाते हैं। और जब खा जाते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि जब कोशिका का सारा कोशिकांग समाप्त हो जाएगा तो कोशिका स्वयं से मर जाएगी। तो फिर आत्महत्या की थैली हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम लोग किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ये जब सबको खा जाता है, खुद के कणों को खा जाता, और उसके बाद कोशिका की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सी हमारा आंसर इसके जवाब से हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं मेरे भाई मेरे बच्चे। अगला सवाल कह रहा है 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? तो 15 क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा मेरे बच्चे, वह आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो महीन कणों में कोशिका द्रव्य के अंदर ये पाया जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं। और यह हमारे सभी कोशिकांगों को जिलाने का, उसको नरम, उसको नमी युक्त बनाने का क्या करता है? काम करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है 16 है। द 16 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? आप पढ़िए इसको, देखिए जरा। 16 कह रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? डबल क्वेश्चन आपको हो गया। तो कोशिका के अंदर आपको बतेबे किया था कि एमिनो एसिड राइबोसोम के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ पर मौजूद होकर के उसका क्या करते हैं? अपने आप को विखंडित होकर के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, और तब जा कर के प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तब बी आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर होते हैं वो? तो राइबोसोम में होते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा 17 है। तो 17 क्या कह रहा है मेरे भाई मेरे बच्चे? लाइसोसोम में उपस्थित हुआ एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? इसके पीछे अभी मैंने बताया आपको, लाइसोसोम के अंदर वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेरे भाई? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा हाइड्रोलिटिक। हाइड्रो क्या हो जाएगा? लिटिक एंजाइम, जो आपके ऑप्शन में क्या है मौजूद? आपका डी आंसर मौजूद है। इसका हमारा चौथा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं मेरे प्यारे मेरे दोस्त मेरे बच्चे। अगला सवाल क्या कह रहा है? 18। तो 18 क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के अंदर 80% से भी अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन होता है? कोशिका के अंदर गौर करिएगा जरा। तो कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता? तो मैंने कोशिका झिल्ली के अंदर क्या बताया था? कोशिका द्रव्य क्या बताया था? कोशिका द्रव्य बताया था। और कोशिका द्रव्य में पानी की जो मात्रा होती है वो 80 से 85% होती है।
पानी की मात्रा कितनी परसेंट, मतलब ये जल जो होता है कितना परसेंट होता है, 80 से 85% क्या होता है, जल ही जल होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें 10% 20% और कुछ की मात्रा में अलग अलग पदार्थ जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर मौजूद होकर के बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया को प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हुआ क्या, 80 या 85% कौन पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। अगला सवाल हमारा कह रहा है क्या, तो आप जरा देखेंगे 19। तो 19 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन, पढ़ लीजिए आप। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। मतलब हमारे कहने का मकसद यह है, मेरे कहने का मकसद यह नहीं है, हमारे वैज्ञानिकों का कहने का मकसद यह है कि कोई भी जीव हो, उस जीव का निर्माण बिना कोशिका के हो ही नहीं सकता, बिना कोशिका के हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोशिका जो होती है वह जीवन की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई। इसी को हम लोग कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप समझ लें, एक स्लाइडेन हो गया और दूसरा टी स्वान हो गया। इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई मेरे बच्चे, हमारा आंसर डी हो जाएगा। मतलब स्लाइडेन तथा स्वान ने, आंसर क्या होगा डी। इन्हीं ने कोशिका के थ्योरी को देने का काम किया था। अगले सवाल पर हम चलते हैं, 20 होगा हमारा 2020। ये हमारा सवाल है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है। ये कह रहा है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है। ठीक है, इसे हम लोग गोल्जी बॉडी कहते भी हैं। इसका प्रमुख जो कार्य होता है मेरे बच्चे, वह स्रावी करना, मतलब शरीर के अंदर या फिर कोशिका के अंदर जो पानी होते हैं, जो द्रव होते हैं, अन्न और मतलब पदार्थ होते हैं, उनको स्रावित करके स्टेरॉइड करके उसको क्या करता है, या उसको मेन वैल्यू में लाने का काम करता है, मूल मात्रक में उसको मतलब नियत वैल्यू बनाए रखने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर मेरे बच्चे, डी, स्रावी करना, ये गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। अगले सवाल पर हम चलते हैं, 21 सवाल है। 21 सवाल कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी काय। ठीक है, ये भी रखता है और ये भी रखता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी रखता है। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा मेरे दोस्त। अगले सवाल पर चलते हैं हम, हमारा 22 सवाल होगा, कोशिका भित्ति सेल वाल। यह 22 सवाल जो कह रहा है, कोशिका है ना, कोशिका भित्ति सेल वाल होता है। तो सेल वाल कहाँ होता है, ये सेल वाल कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको बताया सेल वाल होता है किस में, तो आपको पादप कोशिका में। किस में होता है मेरे दोस्त, पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में होता है। ठीक है, सेल वाल कहाँ होता है, तो पादप कोशिका में होता है। ये मोटा होता है, सेल वाल क्या होता है, मोटा होता है ना, रुखरा होता है। इसीलिए यह पारगम्य झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, पारगम्य झिल्ली कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पारगम्य झिल्ली। अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली का पूछे तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन होता है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली आपको कोशिका झिल्ली होती है। कौन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पारगम्य कौन होता है, तो आपको कोशिका भित्ति होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा 23 होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। 23 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है, आप समझेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी ना मेरे बच्चे, वो ऑल्टमैन ने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो निर्माण जो होता है वह दो दोहरी झिल्ली से होता है, दो दोहरी झिल्ली से होता है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है और जो अंदर की झिल्ली होती है
ओ रुखरी होती है और उंगली नुमा होती है। लेकिन इसके अंदर वाले जो वलय होता है ना, इसके अंदर वाले जो वलय होता है, इसी वलय को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्रिस्टी बोलते हैं। और हमारा आंसर इसके हिसाब से क्या हो गया? तो ए आंसर हो गया। अगले सवाल पर हम चलते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस जीव में अनुपस्थित होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि किस जीव में अनुपस्थित होता है। ईस्ट में उपस्थित होता है, कवक में मौजूद होता है, शैवाल में मौजूद होता है, किस में नहीं होता? तो हमारा जीवाणु में, मतलब ए आपको इसमें मौजूद नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा, जीवाणु। ठीक है, अगला सवाल और अंतिम सवाल आपके सेवा में मैं दे रहा हूं। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार है, यह कथन किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया ही था इससे पहले अभी कि जो ये जीव द्रव्य को होते हैं, जो कोशिका द्रव्य होता है, इसी कोशिका द्रव्य के चलते सारे कोशिकांग जीवित रहते हैं। अगर ये ना हो, मर जाए, तो फिर किसी भी कोशिकांग का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य, तो इस कोशिका द्रव्य की थ्योरी किसने दिया था? तो हक्सले ने दिया था। किसने दिया था मेरे बच्चे? हक्सले ने दिया था। इन्हीं ने बताया था कि ये जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो जीवन का एकमात्र आधार होता है। इसके बिना कोई भी कोशिकांग जीवित नहीं रह सकता। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर समस्त कोशिकाओं का, समस्त जीवों का क्या हो जाएगा? निराधार हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आंसर सी हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? इसी तरह हम आपके बीच में, आपकी सेवा में हरदम हर पल आते रहेंगे। अगर हम सभी से 2021 तक इसमें, इस बैक ईयर में जो शिकवा शिकायत हुई होगी, जो गिला हुआ होगा, जो हमारे बातों से आपको तकलीफ़ हुई होगी, तो कृपया करके उसके लिए हम लोग सभी क्षमा प्रार्थी हैं। आप उसे अपने दिल से एक्सेप्ट करके बुरा नहीं मानेंगे और नए साल में आप उसको एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। पुराने साल की हर एक बातों को समाप्त करके, भूल करके नए साल की शुरुआत कीजिए, नए उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में आज ही मैं आपको सभी बोल देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। जय हिंद।